सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्रेकडाउन वीडियो ऑफ द सोल स्टार। और आज के इस वीडियो में हम लुओफेंग के आगे की स्टोरी को कवर करने वाले हैं। और जिस हिसाब से लास्ट ब्रेकडाउन वीडियो एंड हुआ था ना भाई, मजा ही आ गया था। तो चलो फिर अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले गाइस थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा, सोल स्टार है, मिस नहीं कर सकते। तो हम इस अब तक की कहानी में हुआ ये, जहाँ पे दुआनडोंग रिवर की जो इनहेरिटेंस है उसके लिए जितने भी मेजर पावर हाउसेज हैं और जितने भी रेसेस है ना, इन लोगों के बीच में हड़कंप मच चुका था। और सबके सब अपनी पूरी की पूरी फुल फोर्स को तैनात करते हुए सीधा उस इनहेरिटेंस को पाने के लिए बोर्ड ऑफ मॉजिलियम की तरफ रवाना हो चुके थे। मीनवाइल यहाँ पे जो यहाँ ह्यूज एक्स क्रिएटर और जो हमारे मास्टर केएलसीटी लॉर्ड है ना, दोनों यहाँ पे लुओफेंग को भी कहने लगते हैं कि तुम इस वक्त बस उस इनहेरिटेंस को पाने में फोकस करो, बाकी सारी चीजें हम संभाल लेंगे। इसी के साथ युआनडोंग रिवर मास्टर यहाँ पे इन लोगों का एक टेस्ट लेते और इन्हें बताने लगते हैं कि मेरे होमलैंड का एक बहुत ही ज्यादा फेमस गेम जिसे कि राइनोसॉरस एम्परर गेम कहा जाता है, इसकी मदद से तुम काफी तेजी से कॉम्प्रिहेंशन कर पाओगे और तुम्हें आज यही गेम खेलना है। और कौन कितने आगे तक पहुंचा है, उनके स्कोर पॉइंट्स यहाँ ये जो क्रिस्टल पिलर्स है उनकी हाइट डिटरमाइन करेगी। जितना ज्यादा जो स्कोर करेगा उसका पिलर उतना ही ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा। बेसिकली जो यहाँ लेफ्ट के साइड में जो पजल्स थे इन्हें उन्हें सॉल्व करना है, और वो भी जैसे इनके सॉल्यूशन इन्हें मिल जाए अपने डिवाइन पावर के साथ, इस पिलर के साथ इन्हें फ्यूज करते हुए इन्हें यहाँ पर उसे ट्रांसमिट करना है। और इन्हें एक निश्चित समय दिया जाएगा जिसके अंदर अगर इन लोगों ने 6000 पजल्स को सॉल्व कर लिया, इन्हें दुआनडोंग रिवर लीनेज का जो इनहेरिटेंस है वो डायरेक्टली रिसीव हो जाएगा। लेकिन अगर एक यूनिवर्स मास्टर के लेवल पे पहुंचने के बाद भी तुम लोग अगर 1500 पजल्स तक को भी सॉल्व नहीं कर पाते हो, जो कि बेर मिनिमम है, तो फिर सिर्फ मौत ही तुम्हारी आखिरी मंजिल होगी। और हम आगे सो गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में ही सबसे पहले हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जो सारे के सारे लोग थे ना, वो लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिर उन्हें आगे क्या करना है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो ड्यूबर्ग मास्टर है ना, वो यहाँ पे कुछ सोच रहे थे और तभी कहने लगते हैं कि दुआनडोंग रिवर इनहेरिटेंस को अगर किसी को हासिल करना है तो उसे हर हाल में एटलीस्ट 6000 पजल्स को तो सॉल्व करना ही होगा। और जहाँ तक मुझे पता है मैं बहुत इजीली इन पजल्स को सॉल्व कर सकता हूँ। और बस राइनोसॉरस एम्परर गेम ही तो है, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी सुन रखा है और पता नहीं था कि ये इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब यहाँ पे गाइस देखने वाली बात ये थी ना कि वो अंदर ही अंदर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था। उसे लग रहा था कि वो बहुत इजीली इसमें माहिर हो जाएगा और वक्त के साथ साथ यानी कि जो टाइम लिमिट इन्हें दिया गया है उसके अंदर ही वो 6000 से ज्यादा पजल्स को सॉल्व कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब बाकी तीनों का ख्याल उसके दिल में आता है ना, यहाँ पे वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि जितना मुझे पता है इस गेम के बारे में और यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में, मुझे नहीं लगता कि इन तीनों में से किसी को भी आइडिया भी होगा। बेचारे ये तीनों मेरे आगे तो कुछ भी नहीं है, ये लोग बस यहाँ पे मरने वाले हैं। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि जो शैडो डस्ट मास्टर थे ना, वो अपने वाइफ के साथ कम्युनिकेट करता है और कहने लगता है कि चलो ये तो अच्छा हुआ कि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जिसके बाद हम दोनों एक दूसरे के जितने भी पजल्स हैं उनके जो भी अरेंजमेंट्स हमें हासिल होंगे, हम एक दूसरे से कंपेयर करके सही जवाब निकालेंगे। और जिसके बाद बहुत इजीली हम दोनों साथ मिलकर कोऑपरेट करते हुए इसे सॉल्व भी कर लेंगे। और शायद यही हमारे लिए सबसे बड़ी एडवांटेज होगी जो कि बाकी दोनों के पास नहीं है। अब यहाँ पे भाई ये लोग अपने ही गुमान में थे कि भाई इनके पास बहुत बड़ी एडवांटेज है और बाकी सब तो इनके आगे कुछ भी नहीं। लेकिन यहाँ पे लुओफेंग जो कि अकेला यहाँ पे था, वो मन में कहने लगता है कि रीइंकार्नेशन को पास करना ये इस बात को इंश्योर करेगा कि ह्यूमैनिटी इटर्नल टाइम तक के लिए एग्जिस्ट करेगी और मुझे हर हाल में इस काम को अंजाम देना ही होगा, मैं पीछे नहीं हट सकता। अब तभी यहाँ पे वो ह्यूज एक्स क्रिएटर के जो मिनिएचर यूनिवर्स है उसे ओपन करता है, जो कि काफी ज्यादा विशाल का है। और तभी यहाँ पे जो मास्टर केएलसीटी लॉर्ड है वो भी आ चुके थे। यहाँ पे लुओफेंग ने अपनी थर्ड बॉडी को भी एक्टिवेट कर लिया था और ये इतनी ज्यादा विशाल का है कि जिसका कोई जैसा छोर है ही नहीं। अब तभी यहाँ पे केएलसीटी लॉर्ड बताने लगते हैं कि ये जिस जगह इस वक्त हम मौजूद है, ये असल में ह्यूज एक्स क्रिएटर के मिनिएचर यूनिवर्स के अंडर में आता है, जो कि समय की गति को 10,000 गुना तेज करने की स्थिति को भी झेल सकता है। और फिक्र की बात यह है कि जो डिवाइन आई रेस और जो पर्पल मून होली लैंड है ना, मुझे पूरा यकीन है इनके भी जो पावर हाउसेज है, स्पेशली जो इनके टॉप के लोग हैं, उनको भी इसके बारे में जरूर पता होगा और स्पेशली उनके पास भी ऐसा ही सिमिलर डोमेन जरूर होगा। जिसपे वो लुओफेंग से कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारी बॉडी यहाँ पर है, जिसके चलते तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। जो टाइम लिमिट तुम्हें दी गई है तुम उससे ज्यादा के टाइम के अंदर यहाँ पे रहकर तुम अच्छे से सोच विचार कर सकते हो। जो टाइम लिमिट तुम्हें दी गई है तुम उससे ज्यादा की टाइम लिमिट को हासिल कर सकते हो। इवन कि यहाँ पर रहकर तुम लिमिटेड टाइम में भी काफी ज्यादा गेम्स को सॉल्व कर पाओगे। अब ये कहते साथ ही मास्टर तो चले जाते हैं और लुओफेंग यहाँ पे सोच विचार में डूब जाता है और यहाँ पे लोटस पोजीशन में बैठने के बाद ध्यान लगाता है। इस दौरान एक एक डिटेलिंग में वो गौर करता है। यहाँ पे सबसे पहले वो जो इनकम्प्लीट पोजीशंस थी ना, वो उन्हें देखता है और जैसे ही वो उन्हें थोड़ा समझता है तो उसे पता चल जाता है कि जो इस पजल को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक रूल्स है ना, वो असल में इन इनकम्प्लीट पोजीशन और उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनके अंदर छिपे हुए हैं। और शायद मुझे सबसे पहले रूल्स को समझना होगा और उसके लिए मुझे पहले इन सारे इनकम्प्लीट पोजीशन और जो सॉल्यूशंस है ना उन सब पे गौर करना होगा। अब यहाँ पे लुओफेंग तो अपने काम में लग चुका था, लेकिन बोर्ड ऑफ मॉजिलियम के बाहर अलग ही हलचल हो रही थी। अचानक से जैसे बारिश होने लगती है, जिसके बाद पानी में एक तेज उफान सा आता है एंड धीरे धीरे करके सडनली एक ग्रीन कलर की लाइट यहाँ पे सर्च होती है और तुम समझ गए होंगे कि यहाँ पे आखिर कौन आया है। अब तुम्हें यहाँ पे धीरे धीरे करके एक पेड़ का स्ट्रक्चर
मास्टर बनने लगता है और धीरे धीरे करके नॉर्दर्न ट्रू स्टार मास्टर का शेप ले लेता है। और यहाँ पे जैसे स्टार मास्टर आते हैं ना तो उनके पीछे पूरी फौज भी आ चुकी थी, यानी कि वही वर्ल्ड मास्टर और बाकी सारे जो वेनरेबल्स थे वो लोग भी यहाँ पे आ चुके थे। अब तभी यहाँ पर वो पूरी की पूरी आर्मी को कमांड करता है और कहने लगता है कि आगे बढ़ो और हमारे नॉर्थ स्टार एंसेस्टर के लिए उस इनहेरिटेंस को हासिल कर लो। ये हमारे पूरे के पूरे रेस के सर्वाइवल के लिए एक बहुत बड़ा चांस है, इसे हम जाने नहीं दे सकते। अगर चाहते हो कि ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स हमेशा एग्जिस्ट करे, कायम रहे, तो इसे हर हाल में आज हमें अपने साथ लेके जाना है। अब सारे के सारे लोग आगे की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ मौजिलम का जो गेट था जो कि अभी तक क्लोज था, तो यहाँ अंदर का रास्ता ओपन करने के लिए यहाँ पे जो स्टार ट्रू मास्टर है ना वो इमीडिएटली अपने पावर्स का यूज करते हैं और यहाँ पे बड़ी बड़ी फाइन्स को सीधा उसकी तरफ छोड़ देते हैं। जहाँ एसेज तो ओपन हो चुका था और यहाँ पे सारे लोग अंदर पहुंच चुके थे, तो भाई यहाँ पे अब वो अपने वाइन के जरिए से यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं ताकि यहाँ कोई और रेस का कोई बंदा अंदर जा ही ना पाए। मतलब देख रहे हो कितना ज्यादा डेढ़ होशियार है। और ये हरकत करने के बाद ना वो काफी ज्यादा खुश भी था और कहने लगता है कि अब मैं देखता हूँ कि जब तक मैं नॉर्दर्न ट्रू मास्टर जब यहाँ आए तो मेरे रहते हुए अंदर कौन जाता है, मैं देखता हूँ किसमें इतना दम है। जिसके बाद वो खुद को यहाँ पे छिपा लेते हैं, बिल्कुल जैसे इस जगह ज़ोइड का वो हिस्सा बन चुके हो ताकि कोई भी यहाँ पे उनकी प्रेजेंस को सेंस ना कर पाए। यहाँ पे इनका प्लान तो बहुत सही था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि दूसरे रेसेस क्या प्लानिंग कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूज एक्स के मिनिएचर यूनिवर्स के उस हिस्से का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग की बॉडी मौजूद थी और वो इस वक्त डीप थिंकिंग में डूबा हुआ था। वो लगातार उन रूल्स को बार बार सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था, यानी कि वही बेसिक रूल्स जिसके जरिए से वो आगे के पजल्स को सॉल्व कर पाएगा। अब यहाँ पे फाइनली थोड़ी वक्त बीत जाने के बाद लू फेंग को कुछ क्लूज मिल जाते हैं, उसे कुछ चीजें सॉल्व हो जाती है और यहाँ पे जैसे ही फटाक से वो उन रूल्स को अप्लाई करता है ना, उन बेसिक रूल्स को, तो यहाँ पर वो एक बार में काफी सारे पजल्स को सॉल्व कर लेता है। बस फिर क्या, वो यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस के जरिए से वो जो क्रिस्टल पिलर था जिसके साथ उसने लिंक किया था, यहाँ पर वो उसके साथ आंसर्स को लिंक करता है, जहाँ पे वो बताने लगता है कि जो राइनो एम्परर गेम है वो असल में 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट्स का यूज करता है, जो कि असल में कॉम्प्लेक्स सीक्रेट इंग्रेविंग्स के बिल्कुल सिमिलियर है। बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि जैसे डिट्टो जी की कॉपी हो। और अगर बात में सीक्रेट इंग्रेविंग्स की करो तो यहाँ पर टोटल 10,000 से ज्यादा, यानी कि टोटल 10,081 बेसिक एलिमेंट्स मौजूद है। अब तभी उनमें से एक एलिमेंट को वो टच करता है, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसकी जो सोल है उसकी बॉडी से 10 टाइम्स दूर जाके गिरती है। और तभी सडनली उसे रियलाइजेशन होता है और वो कहने लगता है कि हर एक मिनिएचर 3D डायग्राम के अंदर, हर एक लाइनअप के अंदर, हर एक बेसिक एलिमेंट सिर्फ एक बार अपीयर होता है और हर एक बेस एलिमेंट असल में मिनिएचर 3D डायग्राम को बदलता है और हर एक अल्टर के अंदर 2 3D मिनिएचर डायग्राम से कभी भी आइडेंटिकल नहीं होने चाहिए। जिसके बाद जो असली शेप हमारे सामने आती है वो होता है एक लार्जर 3D डायग्राम, जो कि असल में सैकड़ों मिनिएचर डायग्राम से मिलकर बनता है। और रही बात इन बड़े से जायंट 3D डायग्राम्स की, तो ये लेयर्स बाय लेयर्स एक दूसरे के साथ फॉर्म करते हुए एक बहुत बड़ी पिक्चर को सेट करते हैं और तब तक जाके नहीं रुकते जब तक कि ये सिंगल 3D प्रोजेक्शन को क्रिएट ना कर ले। अब यहाँ पे लू फेंग ना जो बेसिक रूल है उसे तो समझ चुका था कि कैसे ये बनते हैं, तो बस इन्हीं के जरिए से अब वो एक एक करके पजल को सॉल्व करने का ट्राई करता है, जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो और डिटेलिंग में फोकस करता है और यहाँ उसकी नजरों के सामने हर एक डायग्राम का जो भी यहाँ पे हिडन डिटेल्स है ना वो खुल के आ जाती है। उसे खुद भी जितना ज्यादा वो जानता जाता है उतना ज्यादा हैरानी होती है कि आखिर ये इतनी ज्यादा डिटेल्ड कैसे हो सकती है। लू फेंग सबसे ज्यादा क्यूरियस इस बात से था कि यहाँ पर जो बेसिक रूल्स है ना वो उसको हर एक जगह पर उसे अंडरस्टैंड कराने में इतनी ज्यादा हेल्प करा रही थी कि उसके जरिए से कोई थर्ड रूल अनलॉक हो रहा था, जिसके चलते ये जो बेसिक रूल था ना ये अब काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल बन के रह जाता है। और लू फेंग यहाँ पे जितने सारे डायग्राम्स को देखता जाता है, उनकी डिटेलिंग्स को रीड करता जाता है ना, तो यहाँ पर वो समझ पाता है कि जो ये कॉम्प्लेक्स रूल्स है ना इनके जरिए से जो कंप्लीटेड सोल्यूशन है, इनको अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स रूल्स के नजरिए से देखूँ ना तो ये समहाउ फ्लॉलेस और इंडिस्ट्रक्टेबल नजर आते हैं। इतनी ज्यादा संतुलित और व्यवस्थित अवस्था में ये मौजूद थे कि यहाँ पर इनको आइडेंटिफाई कर पाना ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। एक पल के लिए अगर नजर हटती है तो अगले पल ये कुछ और नजर आती है। अब यहाँ पे लू फेंग जैसे ही एक सोल्यूशन को अच्छे से समझ लेता है तो उसके जरिए से जो लिंक्ड दूसरा डायग्राम है उसके सोल्यूशन को समझने के लिए वो उस ओर बढ़ चलता है। अब ऐसे ही करते करते वो काफी हद तक पहुंच चुका था और धीरे धीरे करके वो 1 से 2, 2 से 3 और यहाँ पे जो 4 डायग्राम्स है, जो जायंट डायग्राम्स है, उनके सारे के सारे सॉल्यूशंस को समझ चुका था। कुछ हद तक लू फेंग को आगे चल के रियलाइज होता है कि जैसे वो इनमें कहीं खो सा गया है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई चीज इतनी ज्यादा फ्लॉलेस कैसे हो सकती है, इनक्रेडिबल। अब अचानक से यहाँ पे बहुत ही तेजी से हलचल होने लगती है जिसका पता सभी को लग जाता है, जहाँ पे बाकी तीनों भी जब यहाँ पे इसे कंप्लेंट करने में लगे हुए थे ना, सडनली उन तीनों को भी किसी चीज का आभास होता है कि जिसके चलते वो लोग भी अपनी आंखें खोलकर उसी ओर देखने लगते हैं और तीनों मन में कहने लगते हैं कि कोई और बहुत ही पावरफुल बीइंग इसी ओर आ रहा है। अब तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉलवे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ईस्ट एम्परर होली लैंड से मिस्टर ट्रांसफॉर्मेशन किंग आ चुके थे, जो कि यहाँ पे फर्स्ट लाइफ एंड डेथ ट्रायल को पार करके ना आगे की ओर बढ़ चुके थे और सेकंड ट्रायल की ओर बढ़ चुके थे, जहाँ पे भाई वो अकेले
अपने साथी के साथ आए थे और यहाँ कहने लगते हैं कि यकीन नहीं होता कि वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा खतरनाक है, उसने हमारे 6 यूनिवर्स मास्टर को एक साथ निपटा दिया, यहाँ तक कि हमारे आधे से ज्यादा जो वेनरेबल और इमोर्टल्स थे उन लोगों को तो वो कब का मौत के घाट उतार चुका है। आखिर कोई इतना ज्यादा खतरनाक कैसे हो सकता है। यहाँ पे भाई हमें वही तांडव दिखाया जाता है जो कि अब से थोड़ी देर पहले यहाँ पे हुई थी, जहाँ पे हम देख पाते कि भाई काफी सारे लोगों को उस जायंट से मॉन्स्टर ने ना बिल्कुल सिंगल स्ट्राइक से ही निपटा दिया था। अब यहाँ पे जैसे तैसे करके बाकी सारे लोग सेकंड ट्रायल तक पहुंच चुके थे। यहाँ पे इन सभी को देखते साथ ही जो यहाँ पे डियरबर्ग मास्टर है वो मन में कहने लगता है कि अच्छा तो ये लोग आ चुके हैं, और तभी लू फेंग समेत बाकी सबको वो बताते हैं कि ये सब के सब हमारी उम्मीद से भी पहले यहाँ पे पहुंच चुके हैं और सबके सब ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं। आखिर ये लोग यहाँ पे पहले कैसे आ गए और इतने सारे लोगों को वो भी एक साथ। अब यहाँ पे इसकी बातें सुनकर ना कहीं यहाँ पे जो शैडो डस्ट मास्टर थे उनको भी थोड़ा सा ना ऐसे पैनिक सा होने लगता है। वो कहने लगते हैं कि हाँ ये लोग भारी तादाद में तो आए हैं, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि यहाँ पर सिर्फ यूनिवर्स मास्टर्स नहीं आए हैं बल्कि यहाँ पे यूनिवर्स वनरेबल से लेकर काउंटलेस इमॉर्टल गॉड्स भी आए हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्यों। ऐसा तो सिर्फ तभी होता है जब ये लोग किसी सॉलिड सी चीज की तैयारी करके आए हों या फिर इन्हें पता लग चुका है कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। अब यहाँ पे भाई हमें दिखाया जाता है कि लिटरली यहाँ पे इनकी पूरी फौज उतर चुकी थी मैदान में, और तभी यहाँ पे जो युआनडोंग रिवर मास्टर हैं वो आ जाते हैं और आते साथ ही कहने लगते हैं कि लेट कॉमर्स तुम लोग अब उस लेवल पे आ चुके हो जहाँ पर तुम्हें राइनोसॉरस एम्परर गेम को खेलना होगा। अब यहाँ पे भाई इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन ये लोग ना एक सेपरेट जगह पर इस गेम को खेल रहे थे जहाँ पे बाकी सब मौजूद नहीं थे। और युआनडोंग रिवर मास्टर जैसे कि बाकी सारी चीजें यहाँ पे लू फेंग समेत बाकियों को बताया था ना, वहाँ पर वही सारे बेसिक रूल्स वो भी यहाँ पे इन्हें वो बता देते कि क्या यूज कर सकते हैं और क्या नहीं, जिसके साथ ही इनका भी ये जो कॉम्प्रहेंशन वाला जो ट्रायल था वही, जिसमें कि लिमिटेड टाइम के अंदर 6000 से ज्यादा पजल्स को सॉल्व करना है और एटलीस्ट 1500 से ज्यादा तो करना ही है अगर सर्वाइव करना चाहते हो, इनहेरिटेंस पाना चाहते हो या फिर पास होना चाहते हो। और अगर उस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाए तो तुम्हारा अंजाम सिर्फ मौत होगा। अब यहाँ पे हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी सारे जो होली लैंड के लोग थे ना वो लोग यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन में लगे हुए थे, और यहाँ पे जो इनका मिस्टर ट्रांसफॉर्मिंग मास्टर है ना वो अलग ही बैठा हुआ था अपने अलग ही विचारों में। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देख पाते हैं जो कि बीते 1 महीने से लगातार सोचे जा रहा था, और यहाँ पे फाइनली जो स्टार्टिंग के 123 गेम्स थे ना लू फेंग ने इन्हें अच्छे से मास्टर कर लिया था। लेकिन इसके बाद से जितने भी पजल्स होंगे उन्हें लू फेंग को खुद से ही अपने आप से ही सॉल्व करना होगा। अब यहाँ पे अपने डिवाइन सेंस की मदद से लू फेंग वो सारे जो भी सोल्यूशन थे उन्हें ट्रांसक्रिप्ट करना शुरू कर देता है इसी जायंट से ब्लैक क्रिस्टल के ऊपर। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके वो सारे ट्रांसक्रिप्ट दिखने लगते हैं, और यहाँ पे अब जो आगे के गेम थे जिन्हें कि लू फेंग को अपने आप से सॉल्व करना था, और जहाँ हम देख पाते हैं कि एक बहुत बड़े चेस के जो पीसेस थे ना वो यहाँ पे आ जाते हैं जो कि चेस बोर्ड की तरह ही लग रहा था, और लू फेंग इन्हें सॉल्व करना शुरू कर देता है। और इनको सॉल्व करने के लिए तुम्हें अगेन इन सारे डायग्राम्स की मदद लेनी होगी जिन्हें कि तुम्हें भाई बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करते हुए आगे जाना है। अब यहाँ पे फाइनली वो धीरे धीरे करके उसकी जो भी नॉलेज होती, जो भी अंडरस्टैंडिंग होती, जितने भी जवाब उसे मिलते हैं उनके जरिए से ये जो राइनोसॉरस एम्परर गेम है ना इसे खेलना शुरू कर देता है। अब एक एक करके पीसेस आगे बढ़ते हैं, उतने ही ज्यादा राज खुलते जाते हैं, और लू फेंग धीरे धीरे करके कॉम्प्रहेंशन में काफी आगे निकल चुका था। इस दौरान वो नोटिस करता है कि ये जो पीसेस है ना इस चेस बोर्ड के ऊपर इनका और ये जो डायग्राम से जो बेसिक मिनिएचर डायग्राम है इनके बीच का जो कनेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पर वो इन डायग्राम्स को आपस में लिंक करते हुए एक सर्टेन पैटर्न को वो क्रिएट करता है, या फिर मैं ये कहूँ कि अनलॉक करता है, जिसका जरिए से वो यहाँ पर उस चेस बोर्ड के अंदर वो जो पीसेस थे ना उनको भी वो मूव कर पा रहा था कि यहाँ किसको कैसे सॉल्व करके कहाँ आगे बढ़ना है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा हो। हालांकि यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड करके हमें दिखाया जा रहा है कि लू फेंग कैसे आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ पे जो चेस ब्लॉक्स थे इनके भी साइज ऊपर नीचे होते रहते हैं, जैसे जैसे वो सॉल्व करता वो जगह समतल होती जाती है और वहाँ का पीस आगे बढ़ता रहता है। अब यहाँ पे लू फेंग को सडनली एक चीज का रियलाइज होता है कि उसने नेक्स्ट पजल को सॉल्व करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, लेकिन एट दी एंड उसने अपने दम पर फाइनली अपनी अंडरस्टैंडिंग के दम पर ना इस 125 गेम को भी सॉल्व कर लिया था। लू फेंग को वक्त लगा था, लेकिन वो जानता है कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा ये वक्त और ज्यादा कम होता जाएगा, और तब वो इसमें जब माहिर हो जाएगा तो फिर तो आने वाले लेवल्स में उसे बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे वो खुद पे बहुत ज्यादा प्राउड फील करता है। अब यहाँ पे उसे स्माइल करता हुआ देख करना जो यहाँ पे जो डियरबर्ग मास्टर है वो भी उस पर थोड़ा प्राउड फील करते हैं कि चलो कुछ देर के लिए सही, लेकिन उसने जिसे एलाई बनाया था उसने साबित तो कर दिया कि वो इसके लिए वर्थ इट है। अब यहाँ पे उसे देखते साथ ही अचानक से वो यहाँ बाकी सारे लोगों पे नजर डालते हैं, जहाँ पे देख पाते हैं कि जो नॉर्थ स्टार एम्परर के जो लोग थे ना इनके अलावा यहाँ पे बाकी कोई भी बंदा नहीं आया था, और धीरे धीरे करके 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका था। और यहाँ पे वो सोच में पड़ जाता है कि अब तक मेरे लोग यानी कि पर्पल मून होली लैंड के लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए। स्केलेटन मास्टर को तो यहाँ से धक्के मार के निकाल दिया गया था, तो जाहिर है उसने गुस्से में आकर चारों तरफ ये खबर फैला दी होगी और मोस्टली सबको इस बात का पता चल गया होगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ नॉर्थ स्टार एम्परर के लोगों के अलावा और कोई दिख क्यों नहीं रहा। अब वो यहाँ पर वापस अपने काम में लग जाते हैं, अपने डिवाइन सेंस को फैलाकर बाहर देखने की कोशिश करते हैं। वही दूसरी तरफ भाई बाहर का माहौल
कुछ और ही चल रहा था, क्योंकि यहाँ पे पर्पल मून होली लैंड के एक से बढ़कर एक दिग्गज यहाँ पे आ चुके थे और उनका भी बस यही सवाल था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो इनको बंदा लीड कर रहा था ना, वो कहने लगता है कि नॉर्दर्न ट्रू, तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी चीप ट्रिक करके हमें अंदर जाने से रोक सकते हो। यहाँ पे हम देख पाते कि भाई उसके लोग ना दे दनादन हमले कर रहे थे उसी ब्लॉकेज के ऊपर, लेकिन यहाँ पे बोर्ड ऑफ मुस्लिम के अंदर जाने का ये जो पैथ है ये ओपन हो ही नहीं रहा था। और तभी वो कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे अकेले तुम ये चीप ट्रिक करके हमें बोर्ड ऑफ मुस्लिम के अंदर जाने से रोक सकते हो। तुम्हें शायद पता नहीं कि मुझे एब्सोल्यूट ट्रूथलेस ट्रू गॉड क्यों कहा जाता है। जिसके बाद वो अपने लोगों को पीछे हटने का ऑर्डर देता है, क्योंकि भाई इस बार इसकी भी सटक चुकी थी, तब से ये लोग कोशिश किए जा रहे हैं और ये एंट्रेंस ये तो खुलने का नाम ही नहीं लेता। तो वो यहाँ पे सभी को हटने का ऑर्डर देते हैं, जहाँ स्पेस के अंदर वो एक क्रैक बनाते हैं अपनी उसी जायंट से स्पिरिचुअल हैंड की मदद से, और जिसके बाद वही उसके अंदर से एक बहुत ही टेरिफाइंग सा जायंट सा ट्रेजर बाहर आता है। और वो यहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि डिवाइन आई रेस के लोगों, आखिर तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो। अगर अंदर जाना है तो हमें इस वक्त साथ मिलकर कोऑपरेट करना होगा, अंदर जाके हम अपना रास्ते अलग हो जाएंगे। ये कहते हुए वो अपने वेपन को थाम लेते हैं और अचानक से यहाँ आसपास के माहौल में ना काफी सी हलचल होने लगती है और धीरे धीरे करके यहाँ पे डिवाइन आई रेस के वो ट्रू मास्टर्स आ चुके थे, जहाँ पे डिवाइन आई रेस के सेकंड ट्रू मास्टर और सेवेंथ ट्रू मास्टर दोनों यहाँ पे आ चुके हैं। और सेवेंथ ट्रू मास्टर अपने वेपन को निकालते साथ ही कहने लगता है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है। जिसके बाद तीनों यहाँ पे तैयार हो चुके थे और एक साथ कहने लगते हैं कि चलो इसे तोड़ देते हैं। यहाँ पे तभी हम देख पाते हैं कि तीनों के तीनों ये बंदे मिलकर अपनी पावर्स को कंबाइन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग सा अटैक सीधा उस ब्लॉकेज के ऊपर कर देते हैं, जिससे कि यहाँ पे अंदर से छिप कर ना जो यहाँ पे ट्रू मास्टर थे वो यहाँ होल्ड कर रहे थे। इस दौरान ये अटैक सीधा जैसे इस ब्लॉकेज से टकराती है तो इसका इम्पैक्ट अंदर छिपे मौजूद ट्रू मास्टर को भी फील होता है। अब नॉर्दर्न ट्रू मास्टर पूरी जी जान लगा देते, लेकिन सडनली यहाँ पे वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो भी इम्पैक्ट के चलते काफी दूर जा गिरते हैं। अब जैसे ही रास्ता खुलता है तो डिवाइन आई रेस के जो दोनों मास्टर्स थे वो इमीडिएटली अपने लोगों को ऑर्डर देते हैं और एक एक करके डिवाइन आई रेस के काफी सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं। सेम यहाँ पे पर्पल मून होली लैंड के जितने लोग थे वो भी आ चुके थे और यहाँ पे दोनों रेस के जो लीडर्स यहाँ पे आए थे उन्हें लीड करते हुए सबको कमांड देते हैं कि जाओ और अंदर जाकर उस अल्टीमेट इनहेरिटेंस के लिए कम्पीट करो और हाँ खाली हाथ लौट के वापस मत आना। अब यहाँ पे भाई जैसे इनको कमांड मिलता है सारे के सारे यहाँ पे एक साथ रश करते हैं और अंदर से देखने पे ऐसा लगता है कि एक साथ काफी सारी फौज जो है अंदर की ओर फोर्सफुली घुस चुकी हो। अब यहाँ पे हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे थर्ड वेव में जितने लोग एंटर हुए थे उनमें से कुछ ही लोग जो थे जो कि यहाँ फर्स्ट ट्रायल में मारे गए और जो बाकी सारे बचे थे वो लोग फाइनल राउंड के लिए आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे लो फेंग समेत बाकी सारे लोग मौजूद थे। यहाँ पे तादाद बहुत ज्यादा लोगों की बढ़ चुकी थी और यहाँ काफी सारे एक साथ क्रिस्टल पिलर्स नजर आते हैं, कुछ बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे थे तो कुछ बहुत ही ज्यादा नीचे थे। अब यहाँ पे बाबा कहने लगते कि जरा देखो तो कितने सारे लोग आ चुके हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर इतने सारे लोग क्यों आ रहे हैं, जबकि इन्हें पता है कि इनहेरिटेंस तो बस किसी एक को ही मिलने वाली है, तो फिर इतने ज्यादा जानों की कुर्बानी देने का क्या मतलब। ये तो काफी ज्यादा इंसेन है। लेकिन तभी वो कहने लगते हैं कि पर यही बात तो इसे और ज्यादा रेयर बनाती है कि ये इनहेरिटेंस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लोग यहाँ पर इतने सारे लोगों की जान दांव पे लगा रहे हैं 0.1% चांस के लिए कि अगर वो इनके हाथ लग गया तो फिर इनकी पूरी की पूरी रेस को कोई मिटा ही नहीं सकता, स्पेशली रीइंकार्नेशन एरा तो बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि पीछे से जो और बाकी के लोग आ रहे थे ना एक एक करके वो सभी एंटर होते हैं, जिनमें हमारे जो पर्पल मून रेस के लोग थे ना वो यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके इनकी तादाद बढ़ती चली जाती है और ये सभी लोग आसपास के माहौल को जैसे ऑब्जर्व करते हैं तभी यहाँ इनके सामने एक जायंट सा फैंटम अपीयर होता है जो कि उसी युआन डॉग मास्टर की थी, जो कि यहाँ इतने सारे लोगों को देखकर कहने लगता है कि एक बात अच्छे से जान लो, ये जो राइनोसोरस एम्परर गेम है ये कोई मामूली गेम नहीं है और ना ही ऐसा समझना इतना आसान है। तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर जो पहले 4 लोग कम्पीट करने के लिए उतरे थे ना उसमें सिर्फ एक ह्यूमन ही है जिसने कि अब तक परफेक्टली 124 इनकम्प्लीट पोजीशन को क्लियर किया है। उसी ने इन्हें सबसे बेहतरीन तरीके से सॉल्व किया है। रही बात बाकी तीनों की तो वो दोनों तो उससे बहुत पीछे है और बहुत ज्यादा स्लो है। ये कहते साथ ही उनका फैंटम यहाँ से डिसअपीयर हो जाता है। अब यहाँ पे जो दुआन डॉग रिवर मास्टर ने बात की थी ना उसके चलते सभी लोग हैरान हो चुके थे और अब यहाँ लो फेंग जिसने की उनके बातों को सुना था वो भी अपने मन में कहने लगता है कि जैसा कि दुआन डॉग रिवर मास्टर ने अभी कहा उससे बस एक ही चीज क्लियर होती है कि यहाँ पर अब सबकी नजरों में उनका असली टारगेट मैं बन चुका हूँ और अब ये लोग अल्टीमेटली मुझे टारगेट करेंगे। अब यहाँ पे डियरबर्ग मास्टर समेत जो यहाँ पे शैडो डस्ट मास्टर और उनकी वाइफ थी ना सारे के सारे लोग उसे देखने लगते हैं। दूर कहीं यहाँ पे जो यहाँ पे मिस ट्रांसफरिंग मास्टर है वो भी यहाँ पे देख रहे थे, लेकिन इस दौरान पर्पल मून रेस का जो यहाँ पे इनका लीडर आया था ना वो यहाँ पे भाई अलग ही चाल चलता है। वो यहाँ पे सभी लोगों से कहने लगता है कि अगर वो इनहेरिटेंस चाहते हो तो हमें इस ह्यूमन को रोकना होगा, जिसको भी वो इनहेरिटेंस चाहिए वो मेरा साथ दे, हमें साथ मिलकर इसके ऊपर अटैक करना होगा ताकि ये इस कॉम्प्रहेंडिंग गेम में बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट ना कर पाए। अब यहाँ पे ये सुनते साथ ही ना जो सारे के सारे लोग थे एक साथ उसकी बात सुन के चार्ज करते हैं। इवन के यहाँ पे जो मिस ट्रांसफरिंग मास्टर है वो भी यहाँ पे अपने सारे लोगों को लेकर यानी कि नॉर्थर्न एम्परर होली लैंड के जितने भी लोग थे ना वो सब के सब एक साथ लू फेंग के ऊपर हमला कर देते हैं। अब तभी द मोमेंट लू फेंग के ऊपर ये लोग
हमला करने वाले थे ना, लू फेंग अपनी आंखें खोलता और कहने लगता है कि तुम लोग एक नंबर के ट्रैश हो, तुम लोग इस हद तक नीचे गिर चुके हो कि तुम लोगों को तो एक फेयर कंपटीशन में कम्पीट करना भी नहीं आता। ये कहते साथ ही लू फेंग यहाँ पे अपने ग्रेसी डीमन एक्सटर्मिनेशन गॉडली आर्मर को एक्टिवेट कर देता है और साथ ही गोल्डन हॉर्न बीस्ट की पावर को भी एक्टिवेट करता है, जो कि बहुत ज्यादा जायंट है। और यहाँ पे लू फेंग इन सब की तरफ एक डेयरिंग लुक देता है। तभी यहाँ उसकी बातें सुनते साथ ही जो मिस ट्रांसफरिंग मास्टर है वो कहने लगता है कि तुम्हारे जैसे कमजोर इंसान को ना कोई हक नहीं कि वो हमारे सामने से जुबान चलाए, हमारे सामने फेयरनेस की बातें करे। अब ये कहते साथ ही वो लू फेंग के ऊपर चार्ज करता है। चारों तरफ पर्पल मून के जितने लोग थे ना, वो लोग भी यहाँ पर अपनी पावर को अनलीश करते हुए उसे सराउंडिंग से घेर लेते हैं। चारों तरफ पर्पल मिस्ट छा चुका था और इस दौरान लू फेंग पूरी तरीके से घिर चुका था। उसके ऊपर से हर डायरेक्शन से हमला हो रहा था, कोई बंदा एक नहीं छोड़ता। इवन कि यहाँ पे जिनका नॉर्दर्न ट्रू मास्टर था वो तक यहाँ पे अपने वाइन्स के जरिए से उसके ऊपर हमला कर देता है। अब पर्पल मून रेस और जो बाकी सारे रेस के जो दिग्गज थे उनसे डील करने में जब तक लू फेंग बिजी था, तब तक यहाँ पे ये वाइन्स उसे जकड़ लेती हैं, जिसके चलते उसे पेन भी हो रहा था, लेकिन वो लगातार रेजिस्ट करता रहता है। पर तभी लू फेंग खुद को संभालता है। एक बंदा उड़ते हुए आकर उसे मारने चाहता है, लेकिन लू फेंग घुमा के अपना चांटा उसके ऊपर रख देता है और वो सामने वाले पिलर से जा टकराता है। इस दौरान लू फेंग के ऊपर एक स्लैश अटैक हो जाता है, जो कि सीधा उसके टेल से जा लगती है। अब उसे पेन हो रहा था, लेकिन उसके पास टाइम नहीं था इससे डील करने का, क्योंकि सामने से एक बहुत ही तगड़ा वाला उसके ऊपर अटैक हो चुका था, जहाँ एक बहुत ही बड़ा सा पंच सीधा उसकी तरफ बढ़ चलता है। अब लू फेंग ये देखते साथ ही अपनी जो मूंछ पर लगी वो जो चोट थी ना, उसे इग्नोर करते हुए हवा में जंप करते हुए सीधा अपने हॉर्न को उससे टकराता है। एक इम्पैक्ट रिलीज होता है, जिसके चलते आसपास की जगह बिल्कुल कांप सी उठती है और अब यहाँ पे लू फेंग को काउंटर अटैक करने का मौका मिल जाता है। लेकिन यहाँ तभी जो मिस ट्रांसफरिंग मास्टर है नॉर्दर्न एम्परर होली लैंड के, वो यहाँ पर अपने बल्ले को उठाते हुए, यानी कि उनका वो जो हैमर था, और घुमा के उसे सीधा लू फेंग की तरफ थ्रो कर देते हैं, जो कि इतनी तेजी से जाता है और उतने ही डबल तेजी से वो एक्सपैंड करता चला जाता है। और यहाँ गोल्डन हॉर्न बीस्ट वाली ये बॉडी भाई इससे जैसी टकराती है ना, बंदे के यार छक्के छूट जाते हैं। वो सामने वाली जो उसकी जाइंट से पिलर थी उससे वो टकरा जाता है। अब यहाँ पे लू फेंग के भाई सटक चुकी थी, वो यहाँ पे बिल्कुल बौखला चुका था और इमीडिएटली भाई अपने किलिंग इंटेंट को एक्टिवेट करते हुए इन सभी की ओर घूरने लगता है। जो देखते साथ ही जो पर्पल मून रेस के लोग थे ना भाई, इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और अब ये लोग उल्टे पैर भागने लगते हैं। लेकिन लू फेंग का टारगेट तो यहाँ पे मिस ट्रांसफरिंग मास्टर था, जो कि यहाँ पर अपने हैमर को लेके खड़ा था। सारे लोग भाग चुके थे और लू फेंग तेजी से उसकी तरफ लपकता है और वो भी अपने उस हैमर को ना घुमा के सीधा उसकी तरफ दे मारता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक था कि जब ये कोलाइड करते हैं ना, तो आसपास की जगह बिल्कुल थरथराने लगती है। अब तभी यहाँ पे एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है, जिसके चलते सभी लोग यहाँ से ऑलरेडी काफी दूर जा चुके थे। लेकिन गाइस ये जो एक्सप्लोजन हुआ था ना, ये इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसका इम्पैक्ट इतना टेरिफाइंग था कि जो इसके चपेट में आता है, बस हल्का सा अगर इसने टच भी कर लिया ना उस बंदे की बॉडी, भाई वो वहीं पर पूरी तरीके से एक्सटर्मिनेट हो जाता है, उसका कोई नाम और निशान तक नहीं बचता और बस रह जाते हैं तो इनके सारे ट्रेजर्स है। अब यहाँ पे एक एक करके काफी सारे लोग उस चपेट में आने की वजह से मारे जा चुके थे। जब सभी लोग ये नजारा देखते हैं तो वो हैरान थे और तभी पलट के हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बड़े बड़े जाइंट डायग्राम थे वो आपस में लिंक बनाते हुए ना यहाँ पर एक डिफेंसिव फॉर्मेशन को फॉर्म करते हैं। यहाँ पे ये छोटे छोटे डायग्राम आपस में मिलकर दूसरी ओर भी सेम काम करते हैं, जिसके चलते यहाँ पे दोनों तरफ से रे ऑफ लाइट गिरती है सीधा मिस ट्रांसफरिंग मास्टर के ऊपर। और बस यहाँ पे तो जाइंट से स्टैचूज भी थे, जिनमें से एक से व्हाइट कलर की रे ऑफ लाइट और दूसरे से ब्लैक कलर की रे ऑफ लाइट निकलती है और ये चारों मिलकर भाई जो मिस ट्रांसफरिंग मास्टर की बॉडी थी ना, उसके ऊपर ऐसा अटैक करते हैं कि उसकी बॉडी जैसे उसकी चपेट में आती है तो बस से एक स्ट्राइक और उसकी पूरी बॉडी यहाँ से एक्सटर्मिनेट हो जाती है। वो इन सभी के सामने कम्प्लीटली नथिंगनेस में बदल जाता है, जो देखकर सबके होश उड़ चुके थे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन लू फेंग यहाँ पे स्माइल कर रहा था। अब सभी लोग कह रहे होते कि मिस ट्रांसफॉर्मेशन वो तो मारा गया, आखिर कैसे? वो तो एक मिस्ट लाइफ फॉर्म है जिसके पास इनक्रेडिबल अमाउंट में सर्वाइवल एबिलिटीज हैं, तो आखिर एक स्ट्राइक से वो कैसे एनाहिलेट हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये तो कम्प्लीटली नामुमकिन है। अब तभी यहाँ पे हम देख पाते कि जो पर्पल मून रेस का जो बंदा यहाँ पे इन सबको लीड कर रहा था ना, इनका ये लीडर सेकेंडरी लीडर वो कहने लगता है कि जब हम सबने मिलकर उस ह्यूमन के ऊपर अटैक किया तब डुआनडोंग रिवर ने हमें बिल्कुल भी नहीं रोका, उसने इंटरफेरेंस नहीं की, लेकिन उसने मिस ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर को सिर्फ इसलिए एग्जीक्यूट किया क्योंकि जो अटैक वो कर रहा था उसकी चपेट में काफी सारे इमोर्टल्स भी यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन जो नॉट ट्रू मास्टर थे ना, वो यहाँ पे सभी से कहने लगते हैं कि मिस ट्रांसफॉर्मेशन मास्टर की फिक्र मत करो, उसकी असली बॉडी अभी भी सही सलामत है, हमें फिलहाल के लिए इस इंसान को रोकना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये ह्यूमन लगातार कॉम्प्रोहेंड करते हुए आगे बढ़ता रहा तो फिर हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और अगर मेरी जगह मिस ट्रांसफरिंग मास्टर होता तो उसे अगर अपनी मेन बॉडी को भी सैक्रिफाइस करना पड़ता ना सिर्फ इसे रोकने के लिए, तो वो खुशी खुशी मान जाता। तो इसीलिए हमें फिक्र करना छोड़ देना चाहिए। अब यहाँ पर्पल मून रेस का सेकेंडरी लीडर अपने स्पेस स्टोरेज को ओपन करता है, बाकी सारे लोगों को रख लेता है सिवाय कुछ गिने चुने लोग को छोड़ के। यहाँ पे हम देख पाते कि बाकी सारे लोग भी यही करते हैं, जहाँ डिवाइन आई रेस के जो मास्टर्स होते हैं वो भी यहाँ पे अपनी स्टोरेज स्पेस को ओपन करते हुए सारे लोगों को रख लेते हैं। अब यहाँ पे सारे लोग रेडी थे लू फेंग के ऊपर हमला करने के लिए। लू फेंग मन में कहने लगता है कि अगर ऐसी ही सिचुएशन चलती रही तो मैं बहुत ही जल्द अपनी डिवाइन पावर का बहुत हिस्सा बर्न कर दूंगा, जो कि मैं नहीं चाहता, क्योंकि सिचुएशन अगर ऐसे ही चलती
चलती रही तो जो राइनोसॉरस एम्पर गेम है मैं इसे अच्छे से स्टडी नहीं कर पाऊंगा, जिसका मतलब बस एक ही चीज बची है जिस पर इस वक्त मैं रिलाई कर सकता हूँ। ये कहते साथ ही लो फेंग अपने स्टार टावर को एक्टिवेट कर देता है और इमीडिएटली के अंदर पहुंच जाता है और आते साथ ही अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका था। तभी यहाँ बाबाता मॉनिटर की ओर दिखाते हुए कहने लगती कि वो देखो ये तो एक सीलिंग पैलेस टाइप सुप्रीम आर्केन है, द आइस क्लिफ फोर्ट्रेस। यहाँ पे ये जो बड़ा सा किला था ना, इसको देखकर भाई लो फेंग खुद भी सरप्राइज था। लेकिन यहाँ पे बाबाता उसे कहने लगती एकदम हंस क्यों रहे हो, तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो लोग पूरी तैयारी करके आए हैं, वो यहाँ पे तुम्हें जिंदा और तुम्हारे ट्रेजर्स के साथ हमेशा के लिए सील करना चाहते हैं, तुम कुछ करोगे नहीं। जिस पे लो फेंग कहता है कि जरूर करूंगा, उन्हें ट्राई करने तो दो। यहाँ पे तभी लो फेंग अपने उस पैलेस को सीधा उस पिलर से जोड़ देता है। इस दौरान यहाँ पे जो डिवाइन आई रेस का जो थर्ड मास्टर है वो कहने लगता है कि ठीक है मैं आगे बढ़ता हूँ, जिसके चलते वो आइस क्लिफ फोर्ट्रेस को ऑर्डर देता है। उसके रिंग्स हवा में उछलते साथ ही सीधा पैलेस के ऊपर जाके सेट हो जाते हैं और यहाँ उसके एक कमांड से ही उसके ऊपर इंटेंसली प्रेशर पड़ने लगता है। यहाँ पे प्रेशर तो काफी ज्यादा बढ़ रहा था, सभी की निगाहें उस पर सेट थी, लेकिन देखने वाली बात ये थी कि भाई जो ब्लड पैलेस था ना उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आती। अब यहाँ पे क्योंकि स्टार टावर इसे बैकअप दे रहा था तो लिटरली उसकी जो शील्ड थी ना वो इनडिस्ट्रक्टेबल बन चुकी थी। सब के सब हैरान हो जाते हैं और यहाँ पे थर्ड मास्टर कहने लगता है कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, इवन कि मेरी आइस क्लिफ फोर्ट्रेस वो तक यह किसी काम नहीं आ रही। अब यहाँ पे जो सेवेंथ मास्टर है डिवाइन आई रेस के, वो कहने लगते हैं कि मैं समझ गया, इस ह्यूमन ने अभी अभी अपने इस ट्रू ट्रेजर को इस क्रिस्टल पिलर के साथ पूरी तरीके से इम्बेड कर दिया है, उसे जोड़ दिया है। वो क्रिस्टल पिलर जैसे कि यहाँ पे दुआनदांग रिवर ने क्रिएट किया था जो कि बोर्ड ऑफ मौजिलम का हिस्सा है और इसे अच्छे से पता है कि ये वही पिलर है जो कि असल में इस बोर्ड ऑफ मौजिलम से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। मतलब कि हम इसके ऊपर जितना मर्जी अटैक क्यों ना कर ले, लेकिन उसके ऊपर कोई खरोच तक नहीं आने वाली। साथ ही उसका पैलेस भी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये दोनों मिलकर इसे इनडिस्ट्रक्टेबल बना देते हैं। मतलब हम लाख कोशिश कर ले हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तभी यहाँ पे जो सेकेंडरी मास्टर थे ना पर्पल मून रेस के, वो कहने लगते हैं कि और देखने वाली बात यह है कि ये उसी का पिलर है। मतलब कि तभी लो फेंग आगे आता है और कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे तो बाहर जाने की जरूरत है ही नहीं, मैं अपने पिलर से ही कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ पर बैठकर आराम से स्टडी कर सकता हूँ उन सारे रूल्स को और उस गेम को, और अपने डिवाइन पावर को इस पिलर के साथ चैनल करके मैं सारा कुछ इस पे इम्प्रिंट भी कर दूंगा। तभी लो फेंग वापस से स्टडी पे फोकस करता है, कहने लगता है कि हालांकि जितने भी इसके कंप्लीट सोल्यूशन है और जितने भी इनकम्प्लीट पोजीशन यानी कि 10,080 इन सभी को वर्चुअल यूनिवर्स में ऑलरेडी काफी समय पहले ही कॉपी कर लिया गया था। जो सुन के बाबा कहने लगते हैं कि यार तुम तो बड़े धुरंधर निकले, तुमने सब कुछ पहले से ही सोच के रखा था, अब ये लोग लाख कोशिश कर ले लेकिन तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते। यहाँ पे तभी हमें 10,000 से ज्यादा वो सारे के सारे जितने भी इनकम्प्लीट पोजीशन है उन्हें दिखाया जा रहा था, जिसके बीच से लो फेंग होते हुए गुजर रहा था। वहीं बाहर वही अलग ही बैटल चल रही थी, जहाँ पे हम देख पा रहे थे कि अलग अलग रेसेस के लोग जो कि बोर्ड ऑफ मौजिलम के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, भाई उनके बीच झड़प हो जाते। इवन के जिनमें पर्पल मून रेस के लोग समेत जो बाकी के डिवाइन रेस के जितने लोग थे ना, भाई वो लोग आपस में भिड़ चुके थे और यहाँ ये लोग कह रहे थे कि हमें अंदर जाने दो, लेकिन यहाँ पे सब के सब यहाँ आपस में ही उलझे हुए थे। और तभी इनमें से एक बंदा कहने लगता है कि लगातार ऐसी बैटल करते रहे और यहाँ इसके पिलर के ऊपर एक के बाद एक ये लोग हमला भी करते रहते हैं कि ताकि बस शॉक वेव क्रिएट और जिससे उसका फोकस पूरी तरीके से डाइवर्ट हो जाए। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो ह्यूमन रेस के जो लोग थे वो आ जाते हैं, जिनमें जो जैंग मास्टर थे वो कहने लगते हैं कि मुझे उसे बचाना होगा। लेकिन तभी यहाँ पे जो सेकंड मास्टर है वो उसे शांत कराते हुए कहने लगते हैं कि जरा खुद को शांत करो, ठीक है। लो फेंग इस वक्त पैलेस टाइप ट्रू ट्रेजर के अंदर है, उसे कुछ नहीं होगा। अब जैसे ये लोग यहाँ पे आते हैं तो इनकी ऑरा को बाकी सारे लोग भी सेंस कर लेते हैं और सब के सब उसकी ओर देखने लगते हैं। ये देखते साथ ही जैंग मास्टर और सेकेंडरी मास्टर और जो साथ ही बाकी सारे लोग थे ना वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पे धीरे धीरे करके हम देख पाते कि इंसेक्ट क्लैन से लेकर बाकी सारे रेसेस के जो लोग थे वो भी आ चुके थे। इवन की वो भी यहाँ पर बैठकर कॉम्प्रहेंड करना शुरू कर देते हैं। ये लोग जानते हैं कि भाई पावर से तो हम उसे रोक नहीं सकते, तो बेहतर यही है कि कॉम्प्रहेंड करके स्पीड दिखाकर उसे रोक लेते हैं। लेकिन मोटी बुद्धि के लोगों को ये बात समझ ही नहीं आती और वो लोग अभी भी लगे हुए थे हमला करने में। वहीं दूसरी तरफ पैलेस के अंदर भाई लो फेंग अपने स्टडी में बहुत ज्यादा बिजी था और धीरे धीरे करके उसका लेवल भी इंक्रीज होता चला जाता है। और यहाँ पे हम देख पाते कि भाई उसका जो पिलर है ना वो 999 यानी कि 999 स्टेज तक पहुंच चुका है, यानी कि वो 999 गेम्स को ऑलरेडी सॉल्व कर चुका था, पजल्स को वो सॉल्व कर चुका था। और अब यहाँ पे जो 1000वां पजल था ना, यहाँ पे लो फेंग उसकी सोच में थोड़ा डूब चुका था क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लग रहा था और ये बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। लेकिन गाइस दूर से यहाँ पे एंसेस्टर युआन उसे देखकर बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे और यहाँ वो कहने लगते हैं कि जैसा कि लो फेंग से मैंने उम्मीद किया था, इतने कम उम्र में कल्टीवेशन करने के बावजूद भी उसका टैलेंट इतना ज्यादा इनक्रेडिबल है और वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्पेशली उसकी जो ना हार मानने वाली जो विल पावर है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है। जब बात एनालिसिस और डिडक्शन की हो ना तो ह्यूज एक्स क्रिएटर उससे काफी ज्यादा पीछे है क्योंकि उसे किसी और चीज में इंटरेस्ट है ही नहीं, उसका बस इंटरेस्ट है तो बस अपने एक्स में। मतलब कि गाइस कुल्हाड़े वाला एक्स, वो जीएफ वाला नहीं। अब यहाँ ह्यूज एक्स क्रिएटर की बात मास्टर युआन कर रहे थे लेकिन वो तो यहाँ पे खर्राटे मारने में बिजी थे। तभी यहाँ पे मास्टर युआन आगे बताने लगते हैं कि राइनोसॉरस एम्परर जो गेम है ये सच में काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। अगर मैं यूनिवर्स वनरेबल के लेवल पे होता तो शायद मैं
है उसके कभी इक्वल भी ना होता। मैं लू फेंग को कभी भी इस मामले में टक्कर नहीं दे पाता अगर मैं उसके लेवल पे भी आ जाता। लेकिन रही बात 2000 गेम्स की, आखिर मैं होता तो कैसे सॉल्व करता, ये तो एक कम्प्लीटली मिस्ट्री है। यहाँ पे सभी लोग अपना अपना टाइम लगा रहे थे। जो लोग कॉम्प्रिहेंड करने में लगे थे वो तो कर रहे थे, और जो लोग लू फेंग को रोकने में लगे थे वो लोग भी अपना काम कर रहे थे। बट सडनली यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे एक और मिस्ट्री को सॉल्व कर लेता है। एक और पजल को जैसे ही वो सॉल्व करता है ना, तो यहाँ पे इसका लेवल 1001 तक पहुंच चुका था। उसके पिलर से एक टेरिफाइंग से एनर्जी अनलीश होती है। सभी लोगों का ध्यान उसकी ओर जाता है, और अब यहाँ पे ये लोग हैरानी के साथ कहते हैं कि क्या इतनी जल्दी। अब तभी यहाँ पे जो दुआनलोंग रिवर मास्टर थे वो यहाँ पे अपीयर होने लगते हैं। उनका जायंट सा फैंटम यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा था, जिसे देखकर सभी लोग पीछे की ओर हटने लगते हैं, क्योंकि इन सभी को डर था कि जो चीज मिस ट्रांसफरिंग मास्टर के साथ हुआ है कहीं हमारे साथ भी वो ना हो। इसीलिए ये लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं। और तभी दुआनलोंग रिवर यहाँ सबके सामने अनाउंस करते हैं कि कैंडिडेट ह्यूमन मिल्की वे, उसने अपने सूझबूझ और अक्लमंदी के साथ जो रिक्वायरमेंट थी सॉल्यूशंस की, उन्हें क्रॉस कर लिया है। ये सुन के ना सभी के खून में आग लग जाती है। और बस इसी सीन के साथ हमारा आज का ये फैंटास्टिक सा वीडियो यहीं पे एंड होता है। लेकिन गाइस वीडियो तुम्हें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, जाते हुए एक छोटा सा अपडेट भी सुनते जाओ, जो कि असल में इस राइनोसॉरस एम्परर गेम के बारे में। बेसिकली ये जो गेम है ना, इसे असल में एंशिएंट और जो पावरफुल बीइंग है जिन्हें की राइनोसॉरस एम्परर के नाम से जाना जाता है, उन्होंने इसे अपनी पूरी जी जान लगाकर सारी एफर्ट्स को झोंक कर इसे क्रिएट किया था। और ये काम इन्होंने अपने मरने से पहले किया था, क्योंकि इन्होंने एक ड्रीम देखा था अपने फ्यूचर के जनरेशन के लिए, जिसके बाद आगे चलकर ये जो गेम है ना, दुआनलोंग रिवर के होमलैंड के अंदर लोगों के बीच में इनका एक फेवरेट पास टाइम गेम बन चुका था। और जिसका मेनली मकसद यही था कि जो कॉम्प्रिहेंशन की जो शार्पनेस है ना, उसे ज्यादा से ज्यादा ट्रेन किया जाए, ताकि आगे चल के जो भी कल्टीवेटर हो उनको कॉम्प्रिहेंशन में और ज्यादा आसानी पैदा हो। लेकिन गाइस रिक्वायरमेंट्स तो वैसे 1500 लेवल्स तक की थी, है ना, कि जो 1500 गेम्स को सॉल्व करेगा वही यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट्स लेवल है उन्हें क्रॉस करके आगे बढ़ जाएगा। लेकिन लू फेंग ने तो सिर्फ 1000 पजल्स को ही सॉल्व किया है। तो आखिर इसका मतलब क्या है, या फिर कहीं ये युआन मास्टर से कनेक्टेड है? अब जो भी है गाइस, ये तो तुम्हें नेक्स्ट मंडे को ही पता चलेगा। और नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के लिए तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। बट इससे पहले गाइस, अगर तुम वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो और मेरी एक्सप्लेनेशन और मेरे ब्रेकडाउन वीडियोस तुम्हें पसंद आते हैं, तो यार क्या कर रहे हो, मेक श्योर कि तुम वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर रहे हो। और आज का ये पर्टिकुलर वीडियो काफी ज्यादा डिटेल वाला था, इसी के चलते यार वीडियो की ड्यूरेशन तुम देख सकते हो। लेकिन गाइस, अगर तुम्हें ऐसी डिटेल ब्रेकडाउन वीडियोस पसंद है तो कमेंट में इसके बारे में जरूर बताना कि आखिर तुम्हें ये फॉर्मेट कैसा लगा। तो मिलते हूँ मैं तुमसे नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।